So recently I watched Summertime Rendering and it had me on the edge of my seat. I can't wait to talk about it. I know मैं एक साल के बाद वीडियो डाल रहा हूँ because I have a job to do. Yes, I'm a software developer. Yeah, my voice sounds like a 15-year-old, but it is what it is. Because of my job, मैं कुछ खास एनिमे कंटेंट को कंज्यूम नहीं कर पा रहा था. Only those mainstream एनिमे को छोड़कर. और ये रील्स ने मेरा अटेंशन स्पैन को इतना ज्यादा कम कर दिया है, ये एक 5-year-old आईपैड किड जितना हो गया है. तो आखिर एक साल के बाद ट्विटर और रेडिट पे तारीफ सुन के एक रैंडम डे मैं देखना चालू करता हूँ समर टाइम रेंडरिंग. एंड बॉस, द फर्स्ट एपिसोड हैड मी थ्रू सम शिट. जो क्लिफ हैंगर पे एनीमे खत्म होता है भाई, यू जस्ट हैव टू चेक इट आउट. सो मैंने एक ही बिंज में पूरा एनीमे को खत्म किया और मैं बोल सकता हूँ कि एक भी एपिसोड इस एनीमे का बोरिंग नहीं था. हर एपिसोड एक क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता था. हर एपिसोड में हमें नए नए कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, लाइक टाइम लूपिंग, सूडो टाइम लूपिंग, और उसके साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट भी पैरेलली चलते रहता है. बहुत लोगों ने ये एनीमे का नाम भी नहीं सुना होगा और बहुत लोगों ने इसको देखा भी नहीं होगा. इसका माई एनीमे लिस्ट पे बहुत ही हाई रेटिंग होने के बाद भी इसका पॉपुलैरिटी रैंकिंग में ये बहुत नीचे आता है. ये इतना अंडररेटेड होने का रीजन है इसका अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये क्रंची रोल या कोई अलग साइट पे नहीं है. इसका राइट खरीद के रखा है डिज्नी ने, सो ये बस आपको हॉटस्टार पे ही अवेलेबल मिलेगा. चलो मैं आपको इस एनीमे का एक सटायर सिनॉप्सिस देता हूँ. स्टोरी स्टार्ट होने के 2 साल पहले हमारा मेन कैरेक्टर सिनपे अपना गांव छोड़ के टोक्यो जाता है कुछ जॉब करने के लिए. और अब करंट टाइम में जब एपिसोड स्टार्ट होता है तो वो अपना गांव हितोगाशिमा आइलैंड को रिटर्न कर रहा है बिकॉज उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड उसियो का डेथ हो गया है. फिर उसके दोस्त सब मिलने के बाद फिर जैसे एपिसोड प्रोग्रेस करता है और जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसके दोस्तों के साथ मिलता है तो उसको पता चलता है कि उसियो का बॉडी ऑटोप्सी के लिए जा रहा है बिकॉज उसका डेथ पानी में डूबने से नहीं बल्कि एक मर्डर था. फिर उसियो की सिस्टर मियो कहती है उसियो का डेथ के पहले वो लोग एक उसियो का लुक अलाइक को देखे थे जिसे यहाँ सैडो बोला जाता है. और इस आइलैंड में एक लोर है कि सैडो एक ऐसी एंटिटी होती है जो एक आदमी को कॉपी करके उसकी मेमोरी को लेकर उसी इंसान को ही रिप्लेस कर देता है. फिर उसियो की सिस्टर मियो और सिंपे इन्वेस्टिगेट करना चालू करते हैं. जो लेडी सिंपे को फेरी में मिलती है जब वो हितोगाशिमा आइलैंड आ रहा था, वो उन्हें इंजर्ड मिलती है जंगल में. एंड जब ये लोग उससे पूछने ही वाले होते हैं तब मियो का सैडो आकर उस लेडी को, मियो को और सिंपे को तीनों को मार देती है. इसी क्लिफहैंगर पे एपिसोड 1 खत्म होता है. और देन आता है प्लॉट ट्विस्ट. हम देखते हैं ये डेथ के बाद फिर से सिंपे वो फेरी पे रिटर्न होता है जब वो हितोगाशिमा आइलैंड आ रहा था. मतलब वो अपने पास्ट में लूप बैक कर जाता है एक स्पेसिफिक सेव पॉइंट पे. तो इसका मतलब जब भी सिंपे का डेथ होगा वो पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम पे लूप बैक करेगा. फिर जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है आप देखते हो कैसे सिंपे इन्वेस्टिगेट करता है कि ये सैडोस कौन है, कहाँ से आए हैं और ये सैडो लोगों को मार के उन्हें रिप्लेस क्यों कर रहे हैं. सो बाकी टाइम लूपिंग एनीमे की तरह सिंपे धीरे धीरे सीखते जाता है कि what's going on with each death, and each death is main driving force of the plot. I would argue that this anime uses this trope even better than Re:Zero. Looping का concept drastically change होता है जब हमें पता चलता है कि सिंपे का डेथ होता है तो वो सेम टाइम पे लूप बैक नहीं करता बल्कि उसके बाद के टाइम पे लूप बैक करता है. मतलब जितने भी बार वो मरेगा, जितने भी बार वो लूप बैक करेगा उसका टाइम उतना ही रिड्यूस होते जाएगा. सो मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस ये बोलूंगा कि जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती जाएगी और प्लॉट रिवील होगा वैसे वैसे ही आपको सीरीज पे और ज्यादा मजा आते जाएगा. और बस प्लॉट और स्टोरी ही नहीं, एनिमेशन भी टॉप नॉच है इस एनीमे का. आपको आगे जाके एक अगली फाइट भी देखने मिलेगी. सो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि ऐसे बहुत कम ही एनीमे हैं जो फर्स्ट एपिसोड से ही मुझे हुक कर देती है, जैसे अटैक ऑन टाइटन या प्रॉमिस नेवरलैंड. एक एनीमे का ग्राफ बेसिकली पूरा अप्स एंड डाउन से भरा हुआ रहता है. जब वो अपनी मेन फाइट या क्लाइमेक्स पर जाता है तो ग्राफ एकदम पीक कर जाता है, पर जब वो फाइट खत्म होता है तो उसके बाद ग्राफ एकदम डाउन. लेकिन समर टाइम रेंडरिंग ऐसा एनीमे है जो हर एपिसोड क्लाइमेक्स जैसा होता है. ये एनीमे बिल्कुल भी डिप ही नहीं करता, ये ऊपर ही जाता रहता है. आप कभी प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कब कौन मरेगा, कौन विलन है, कि क्या स्टोरी है, कुछ भी नहीं. यही एलिमेंट आपको इस शो को जोड़ के रखता है 25 एपिसोड तक. 25 एपिसोड ऑफ प्योर परफेक्शन.
तो इतना कुछ बोलने के बाद भी मुझे बताने के लिए सब कम पड़ रहा है, क्योंकि समर टाइम रेंडर ने स्टोरी टेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से क्या अचीव किया है। द ब्रिलियंट यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी पॉसिबल टाइम कॉन्सेप्ट, द ओवरवेलमिंग पावर ऑफ टाइम एंड depiction of human who never stop fighting against the enemy, even they can never defeat the supernatural entity, and the unrealistically beautiful animation and hauntingly good soundtracks. ये सब मिलकर एक ऐसी हार्मनी, एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जितना ये डिजर्व करता है उतना प्रेज नहीं किया जा सकती, उतना पॉपुलराइज नहीं किया जा सकता, जिसको मैं किसी भी तरह के रिव्यू से जस्टिस नहीं दे सकता। ऑल वी कैन डू इज वंडर हाउ ए ह्यूमन माइंड कैन कम अप विद समथिंग लाइक दिस।